कभी गौर किया है कि हम अक्सर अपने माँ बाप या भाई बहनों से कितने मिलते जुलते हैं? किसी की आंखें माँ जैसी तो किसी की नाक पिता जैसी। हम्म। लेकिन फिर भी हम उनकी हूबहू नकल नहीं होते। कुछ ना कुछ अलग होता है ना? हाँ, बिल्कुल। आखिर ये मिलती जुलती शक्लें और ये छोटे छोटे फर्क आते कहाँ से हैं? ये पहेली दिलचस्प है। और यही दिलचस्प पहेली आज हमारी बातचीत का मुद्दा है। हम गोता लगा रहे हैं आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और विविधता यानी वेरिएशन की दुनिया में। अच्छा। समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुण, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना सफर कैसे तय करते हैं और क्यों हर सफर थोड़ा अनोखा होता है। इस सफर को समझने के लिए हमारे पास विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के कुछ अंश हैं जो प्रजनन, भिन्नता और हाँ, ग्रेगर मेंडल के उन मशहूर प्रयोगों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, मेंडल के प्रयोग, उन्होंने इस पहेली को सुलझाने में बड़ी मदद की। बिल्कुल। हमारा इरादा है इन स्रोतों के जरिए ये जानना कि ये भिन्नताएं, ये फर्क क्यों पैदा होते हैं। क्या कोई नियम कानून है जो तय करते हैं कि हमें विरासत में कौन से गुण मिलेंगे? हम्म। और कैसे ये नियम मटर के नन्हे पौधों से लेकर हम इंसानों तक पूरी जिंदगी को एक अनूठा आकार देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भिन्नता यानी वेरिएशन से। यस। ये इस पूरी कहानी की बुनियाद है, कह सही सकते हैं। वो पहला सिरा जहां से ये गुत्थी सुलझनी शुरू होती है। सही। प्रजनन का मतलब है अपने जैसे नए जीव बनाना। हम्म। पर ये अपने जैसे कितने होते हैं? बहुत हद तक समान, लेकिन पूरी तरह नहीं। देखिए, हर नए जीव में अपने जनकों यानी पेरेंट्स से थोड़ी बहुत भिन्नता जरूर होती है। ये भिन्नताएं ही विविधता हैं। और ये सिर्फ लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही नहीं। अच्छा। हाँ, अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दिखती है, हालांकि बहुत कम अलैंगिक में कैसे? वहां तो बस कॉपी बनती है ना? ती हैं। पर लैंगिक प्रजनन, जहां दो अलग अलग जनकों का योगदान होता है, वहां तो भिन्नताओं का जैसे विस्फोट होता है। हाँ, ये तो हम अपने आसपास भी देखते हैं। जैसे एक गन्ने का खेत देखें तो सारे पौधे लगभग एक जैसे लगते हैं। क्योंकि वो अक्सर अलैंगिक रूप से उगाए जाते हैं। क्लोन जैसे। हाँ। लेकिन इंसानों को देखिए या कुत्तों की नस्लों को देखिए, कितनी ज्यादा भिन्नता है। कोई दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, जुड़वा भी नहीं। बिल्कुल। और ये भिन्नताएं सिर्फ एक पीढ़ी की बात नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं। अच्छा। कैसे? हमें अपने माता पिता से उनका बुनियादी शारीरिक ढांचा मिलता है और साथ में कुछ भिन्नताएं भी। फिर जब अगली पीढ़ी आती है तो उसमें पिछली पीढ़ी की विरासत में मिली भिन्नताओं के साथ कुछ नई भिन्नताएं भी जुड़ जाती हैं। तो ये बढ़ती जाती हैं। हाँ, स्रोत में दिया गया चित्र 8.1 इसी बढ़ते हुए विविधता के विचार को दिखाता है। लेकिन क्या इन सभी भिन्नताओं का वजूद में बने रहने का बराबर मौका होता है? स्रोत में एक सवाल भी है कि भिन्नता प्रजातियों के अस्तित्व को कैसे बढ़ावा देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए। और जवाब है नहीं, सबका बराबर मौका नहीं होता। तो फिर यहीं पर प्रकृति या पर्यावरण अपना रोल अदा करता है। सोचिए, अगर किसी जगह का तापमान अचानक बहुत बढ़ जाए तो बैक्टीरिया की उस आबादी में जिन्हें गर्मी सहने की क्षमता वाली भिन्नता होगी, सिर्फ वही बच पाएंगे और आगे अपनी पीढ़ी बढ़ाएंगे। बाकी खत्म हो जाएंगे। हाँ, खत्म हो जाएंगे। मतलब पर्यावरण एक तरह से चुनता है कि कौन सी भिन्नता उस माहौल के लिए सबसे अच्छी है। बिल्कुल, इसे ही प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। भिन्नताएं जीवों को बदलते माहौल में ढलने का, अडैप्ट करने का मौका देती हैं। अच्छा। जिन जीवों में फायदेमंद भिन्नताएं होती हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना बढ़ जाती है। यही भिन्नताएं विकास यानी एवोल्यूशन का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। तो भिन्नता सिर्फ फर्क पैदा नहीं करती, ये जीवन को बदलते वक्त के साथ कदम मिलाकर चलने की ताकत देती है। कमाल है। तो भिन्नता जरूरी है और प्रकृति उसे परखती भी है। लेकिन ये गुण अगली पीढ़ी में जाते कैसे हैं? क्या कोई तयशुदा तरीका है, कोई नियम? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ग्रेगर जॉन मेंडल की। हाँ, आनुवंशिकता के नियमों को समझने का सेहरा मेंडल के सिरे बनता है। हम सब देखते हैं कि प्रजनन से जीव अपने जैसे ही दिखते हैं, पर मेंडल ने पूछा, ये जैसे दिखने के पीछे के नियम क्या है? कैसे तय होता है कि कौन सा गुण आगे जाएगा और कौन सा नहीं? इसका कोई आसान उदाहरण है जो हम अपने में देख सकें? बिल्कुल। अपने कान के निचले हिस्से को देखिए, कर्णपाली या ईयर लोब। अच्छा, ये। हाँ, कुछ लोगों में ये सिर से जुड़ा होता है
और कुछ में आजाद यानी फ्री होता है, लटका हुआ सा। हाँ हाँ, देखा है। ये मानव आबादी में पाई जाने वाली एक भिन्नता है, एक लक्षण है जिसके दो रूप हैं। स्रोत में एक गतिविधि भी है इसी पर आधारित, अपने और अपने माता पिता के ईयरलोब देखकर पैटर्न समझने की कोशिश करना। दिलचस्प। मेंडल ने ऐसे ही स्पष्ट दिखने वाले लक्षणों पर काम किया। और मेंडल थे कौन? सुना है वो कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि मठ में रहने वाले पादरी थे। हाँ, ये भी उनकी कहानी का एक दिलचस्प पहलू है। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रिया के एक मठ में पादरी थे। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में विज्ञान और गणित की पढ़ाई की थी। अच्छा। फिर मठ के बगीचे में उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करना शुरू किया, करीब 8 साल तक। 8 साल? मटर के पौधे ही क्यों चुने उन्होंने? कोई खास वजह? मटर के पौधे चुनना उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह थी, कह सकते हैं। इनमें कई ऐसे गुण होते हैं जो बिल्कुल साफ तौर पर दो अलग रूपों में दिखते हैं, जैसे पौधे का लंबा या छोटा होना, हाँ। बीज का गोल या झुर्रीदार होना, फूल का रंग बैंगनी या सफेद होना, बीज की कोई स्थिति नहीं होती, मिक्सिंग नहीं। अच्छा, ये जरूरी था। हाँ, साथ ही मटर के पौधे जल्दी बढ़ते हैं और उनका परागण यानी पॉलिनेशन कंट्रोल करना आसान होता है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी उनके काम की? उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका तरीका, मेथड। उन्होंने पहली बार जीव विज्ञान की किसी समस्या को हल करने के लिए गणित और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। ओह, बायोलॉजी में मैथ्स। हाँ, वो हर पीढ़ी में हर लक्षण वाले पौधों की बारीकी से गिनती करते थे। ये उस जमाने में बिल्कुल नहीं बात थी। तो उन्होंने किया क्या? पहला कदम क्या था? उन्होंने पहले शुद्ध नस्ल वाले पौधे तैयार किए, मतलब ऐसे लंबे पौधे जो हमेशा लंबे पौधे ही पैदा करते थे और ऐसे छोटे पौधे जो हमेशा छोटे पौधे ही पैदा करते थे, प्योर ब्रीडिंग। ठीक है। फिर उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे का परागकण लेकर एक शुद्ध छोटे पौधे के फूल पर डाला और उल्टा भी किया। इसे कहते हैं एकल संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण जैसे लंबाई पर ध्यान दे रहे थे। और नतीजा क्या निकला? पहली पीढ़ी F1 जिसे कहते हैं वो कैसी थी? यहीं पर पहला आश्चर्य सामने आया। F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे। सारे? एक भी छोटा नहीं? एक भी नहीं, ना ही कोई बीच की ऊंचाई का था। ऐसा लगा जैसे छोटेपन वाला गुण गायब ही हो गया हो। ये तो अजीब बात है। छोटापन कहाँ चला गया? यही सवाल मेंडल के जहन में भी गूंजा। उन्होंने सोचा, क्या ये F1 पीढ़ी के लंबे पौधे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जनक पीढ़ी के शुद्ध लंबे पौधे थे? ये जानने के लिए उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में ही परागण कराया, जिसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब इंतजार था दूसरी पीढ़ी यानी F2 का। और F2 पीढ़ी में क्या दिखा? कुछ अलग? F2 पीढ़ी ने राज खोल दिया। इस पीढ़ी में छोटे पौधे फिर से प्रकट हो गए। अरे, वापस आ गए? हाँ, लेकिन सारे पौधे छोटे नहीं थे। उन्होंने गिना तो पाया कि लगभग 3/4 मतलब 34 पौधे लंबे थे और 1/4 14 पौधे छोटे थे। ये 3.1 का अनुपात बार बार आ रहा था। अरे वाह, मतलब छोटापन गायब नहीं हुआ था, बस पहली पीढ़ी में छिप गया था। स्रोत में एक सवाल भी है कि मेंडल के प्रयोग कैसे दिखाते हैं कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। शायद यही जवाब है। बिल्कुल। इसी नतीजे से मेंडल ने प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षणों का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हर लक्षण के लिए जिम्मेदार कारक, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, जोड़ों में होते हैं। जोड़ों में? हाँ, एक कारक माँ से मिलता है, एक पिता से। लंबेपन वाले मामले में लंबेपन का कारक मान लीजिए T, छोटेपन वाला कारक मान लीजिए T, पर प्रभावी है, डोमिनेंट है। इसका मतलब? इसका मतलब कि अगर किसी पौधे में T कारक की एक कॉपी भी मौजूद है, जैसे जीनोटाइप TT, तो भी पौधा लंबा ही दिखेगा, उसका फिनोटाइप लंबा होगा। अच्छा। पौधा छोटा फिनोटाइप तभी दिखाएगा जब उसके पास दोनों कारक छोटेपन वाले हो, यानी जीनोटाइप TT हो। समझ गया। जनक पीढ़ी के शुद्ध लंबे पौधे TT थे, शुद्ध छोटे TT थे। F1 पीढ़ी के सभी पौधे TT थे, इसलिए लंबे दिखे। F2 पीढ़ी में TT, TT और TT तीनों तरह के संयोजन बने, जिससे 3 लंबे TT और TT और एक छोटा TT पौधा मिला। ये दिखाता है कि अप्रभावी लक्षण T तभी जाहिर होता है जब प्रभावी लक्षण T मौजूद न हो। ये तो कमाल की खोज थी। मतलब लक्षण आपस में घुलते मिलते नहीं,
बल्कि अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है स्रोत में रक्त समूह ब्लड ग्रुप को लेकर। हाँ, बताइए। अगर रक्त समूह ए वाले पुरुष का विवाह ओ वाली महिला से हो और उनकी बेटी का रक्त समूह ओ हो, क्या इससे पता चलता है कि कौन सा लक्षण प्रभावी है? हाँ, ये जानकारी काफी है पता लगाने के लिए। देखिए, रक्त समूह ओ अप्रभावी होता है। रिसेसिव। ओके, यानी ये तभी दिखता है जब दोनों जीन ओ वाले हों। जीनोटाइप ओ, बेटी का समूह ओ है, मतलब उसका जीनोटाइप ओ है। ठीक है। उसे एक ओ जीन अपनी माँ से मिला जो ओ समूह की है, यानी उनका जीनोटाइप भी ओ है। दूसरा ओ जीन उसे अपने पिता से मिला होगा। पिता का रक्त समूह ए है, लेकिन उन्होंने बेटी को ओ जीन दिया है। तो पिता का? इसका मतलब पिता का जीनोटाइप एओ रहा होगा। चूंकि एओ जीनोटाइप होने पर भी रक्त समूह ए दिख रहा है, ये साबित करता है कि ए लक्षण ओ पर प्रभावी यानी डोमिनेंट है। वाह, ये तो सच में किसी जासूसी कहानी की तरह सुराग जोड़कर नतीजे पर पहुंचना हुआ। हाँ, कह सकते हैं। आनुवांशिकता के नियम तर्क और संभावना पर ही टिके हैं, लेकिन मेंडल यहीं नहीं रुके। अच्छा, और क्या किया? इसे आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं या एक साथ बंधे रहते हैं? मतलब क्या ऐसा है कि लंबे पौधे पर हमेशा गोल बीजी लगेंगे या छोटे पर हमेशा झुर्रीदार? यही पता लगाने के लिए उन्होंने किया द्विसंकर क्रॉस यानी डायहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने ऐसे पौधे लिए जिनमें दो लक्षण अलग अलग थे, जैसे एक पौधा जो लंबा था और जिसके बीच गोल थे, मान लीजिए जीनोटाइप TTRR, ठीक है। और दूसरा पौधा जो छोटा था और जिसके बीच झुर्रीदार थे, TTRR। तो F1 पीढ़ी कैसी मिली इस बार? जैसा कि उम्मीद थी, F1 पीढ़ी जो TTRR थी के सभी पौधे लंबे थे और उनके बीज गोल थे, क्योंकि लंबापन T और गोल बीज R दोनों प्रभावी लक्षण हैं। फिर से वही प्रभावी वाला मामला। हाँ, असली कहानी तो F2 पीढ़ी में सामने आई जब F1 पौधों का स्वपरागण कराया गया। क्या हुआ F2 पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में चारों तरह के संयोजन दिखे। सिर्फ जनक पीढ़ी वाले ही नहीं, मतलब लंबे गोल और छोटे झुर्रीदार वाले ही नहीं, बल्कि नए संयोजन भी बने। लंबे पौधे जिनके बीज झुर्रीदार थे, TR, और छोटे पौधे जिनके बीज गोल थे, TR। अच्छा, नई कॉम्बिनेशंस। हाँ, और इनका एक खास अनुपात था, लगभग 9.3.3.1। 9 लंबे गोल, 3 लंबे झुर्रीदार, 3 छोटे गोल और 1 छोटा झुर्रीदार। तो इससे क्या साबित हुआ? स्रोत में एक सवाल इसी पर है कि मेंडल के प्रयोग कैसे दिखाते हैं कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। यही नतीजा दिखाता है कि पौधे की लंबाई का लक्षण और बीज के आकार का लक्षण एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यानी किसी पौधे को लंबाई का जीन T या T कौन सा मिला है, इसका इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि उसे बीज के आकार का कौन सा जीन R या R मिलेगा। जैसे ताश के पत्ते? हाँ, बिल्कुल, जैसे ताश के पत्तों की तरह है। हर बार पत्ते फेंटे जाते हैं और नए संयोजन बनते हैं। यही चीज लैंगिक प्रजनन से इतनी ज्यादा विविधता पैदा करती है। अविश्वसनीय। मेंडल ने सिर्फ गिनती करके और तर्क लगाकर प्रकृति के इतने गहरे राज खोल दिए, लेकिन ये कारक या जीन असल में करते क्या हैं? कैसे एक जीन तय करता है कि पौधा लंबा होगा या बीज गोल? ये लक्षण जाहिर कैसे होते हैं? हाँ, अब आते हैं मैकेनिज्म पर। इसका जवाब कोशिका के केंद्र में मौजूद DNA में है। DNA? हाँ, DNA ही वो ब्लूप्रिंट है जिसमें प्रोटीन बनाने की सारी जानकारी कोड के रूप में लिखी होती है। DNA का एक खास हिस्सा जो एक खास प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, उसे ही हम उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। और प्रोटीन से लक्ष्य कैसे तय होता है? जैसे पौधे की लंबाई का उदाहरण लें। देखिए, प्रोटीन कई तरह के काम करते हैं। उनमें से एक है एंजाइम बनाना। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं। पौधे की लंबाई हार्मोन से नियंत्रित होती है। मान लीजिए एक खास हार्मोन बनाने के लिए एक खास एंजाइम की जरूरत है। अगर उस एंजाइम को बनाने वाला जीन सही तरीके से काम कर रहा है तो एंजाइम कुशलता से बनेगा, ज्यादा हार्मोन पैदा होगा और पौधा लंबा होगा, जैसे TT या TT जीनोटाइप में। और अगर जीन में गड़बड़ी हो? अगर उस जीन में कोई बदलाव यानी म्यूटेशन आ जाए जिससे एंजाइम कम कुशल बने या बने ही नहीं,
जैसा कि टीटी जीनोटाइप में होता है, हाँ। तो हार्मोन कम बनेगा और पौधा छोटा रह जाएगा। इस तरह जीन डीएनए में लिखी सूचना के जरिए प्रोटीन जैसे कि एंजाइम बनवाकर लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। समझ गया। तो जीन ब्लूप्रिंट हैं, प्रोटीन कारीगर हैं और लक्षण नतीजा है। अब सवाल ये कि ये ब्लूप्रिंट यानी डीएनए अगली पीढ़ी तक पहुंचता कैसे है? विरासत का ये तंत्र काम कैसे करता है? स्रोत में एक सवाल भी है कि माता पिता का समान आनुवंशिक योगदान संतान में कैसे सुनिश्चित होता है? इसका जवाब लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में छिपा है। जैसा हमने देखा, हर लक्षण के लिए जीन के 2 सेट होते हैं, एक माँ से, एक पिता से। हाँ। लेकिन अगर माता पिता दोनों से पूरे सेट आ जाए, तो हर पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी होती जाएगी, जो कि संभव नहीं है। शुक्राणु और अंडाणु, अच्छा। ये खास कोशिकाएं बनाते समय एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। मियोसिस। हाँ, इसमें गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स, जो डीएनए के पैकेज्ड रूप है, के जोड़ों में से हर जोड़े का सिर्फ एक सदस्य ही युग्मक कोशिका में जाता है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। यानी युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों का सिर्फ एक सेट होता है, जिसे हैप्लॉइड कहते हैं। सामान्य कोशिकाओं, जो डिप्लॉइड होती हैं, का आधा। और फिर जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो दोनों के एक एक सेट मिलकर संतान में फिर से गुणसूत्रों का पूरा जोड़ा बना देते हैं। 2 सेट डिप्लॉइड। अच्छा, तो संख्या फिर से पूरी हो गई? बिल्कुल। इस तरह हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहती है, और ये भी सुनिश्चित होता है कि संतान को आधा जेनेटिक मटेरियल माँ से और आधा पिता से मिले। यही तंत्रमंडल के नियमों की भी व्याख्या करता है और माता पिता के समान योगदान को सुनिश्चित करता है। वाकई बहुत सटीक व्यवस्था है। चलिए अब इस जानकारी को इंसानों पर लागू करते हैं। एक आम जिज्ञासा रहती है लिंग निर्धारण को लेकर, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये कैसे तय होता है कि संतान लड़का होगा या लड़की? स्रोत में भी ये सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि लिंग निर्धारण के लिए प्रकृति में कई तरीके अपनाए जाते हैं। अच्छा। जैसे कुछ जीवों में, जैसे कुछ सरीसृपों, रेप्टाइल्स में अंडे को किस तापमान पर सेका गया है, इससे लिंग तय होता है। तापमान से? कमाल है। हाँ, कुछ घोंगे जैसे जीव तो जीवन में अपना लिंग बदल भी सकते हैं। सच में? लेकिन इंसानों में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, इंसानों में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से आनुवंशिक यानी जेनेटिक होता है, और इसका कंट्रोल गुणसूत्रों के एक खास जोड़े के पास होता है, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा। हम इंसानों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े नर और मादा में एक जैसे होते हैं, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा? वही है लिंग गुणसूत्र। महिलाओं में ये जोड़ा एक जैसा होता है, 2X गुणसूत्र, XX। और पुरुषों में? पुरुषों में ये जोड़ा अलग होता है, एक X गुणसूत्र और एक छोटा Y गुणसूत्र, XY। X और Y। ठीक है। तो संतान का लिंग कैसे तय होता है? ये पिता पर निर्भर करता है। देखिए, माँ के पास तो दोनों X गुणसूत्र ही है। XX। हाँ, इसलिए वो अपने अंडाणु के जरिए हमेशा X गुणसूत्र ही देंगी। पिता के पास एक X और एक Y है, XY। जब उनके शुक्राणु बनते हैं मियोसिस से, तो आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र जाता है और आधे में Y गुणसूत्र। अच्छा, तो अगर माँ के X अंडाणु को पिता का X शुक्राणु फर्टिलाइज करता है, तो संतान XX यानी लड़की होगी। और अगर माँ के X अंडाणु को पिता का Y शुक्राणु फर्टिलाइज करता है, तो संतान XY यानी लड़का होगा। बिल्कुल। तो संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता की ओर से कौन सा गुणसूत्र आ रहा है, X या Y। एकदम सही। और क्योंकि X और Y वाले शुक्राणु बनने की संभावना लगभग बराबर 50-50 होती है, इसलिए आबादी में भी लड़के और लड़कियों का अनुपात लगभग बराबर ही रहता है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया, पिता का योगदान ही निर्णायक है। हाँ, तो आज हमने देखा कि कैसे भिन्नताएं जीवन को अनुकूलन की क्षमता देती हैं, कैसे मेंडल ने गणितीय सटीकता से आनुवंशिकता के बुनियादी नियम खोज निकाले, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का नियम, कारकों के पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हमने ये भी समझा कि इन नियमों का आधार डीएनए, जीन और प्रोटीन के आपसी रिश्ते में है, और कैसे अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के जरिए ये आनुवंशिक जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, जिसमें माता पिता का बराबर योगदान होता है। और अंत में हमने लिंग निर्धारण जैसे मानवीय पहलू को भी समझा। सही कहा।
ये सारी बातें मिलकर हमें न सिर्फ अपने परिवार की समानताओं और भिन्नताओं को समझने में मदद करती हैं, बल्कि जीवन के उस बुनियादी नक्शे, उस ब्लूप्रिंट की झलक भी देती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को दोहराता भी है और बदलता भी रहता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आनुवंशिकता की ये गहरी समझ भविष्य में क्या गुल खिला सकती है? सोचने वाली बात है।